नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 9 साल एक सवाल, और वो सवाल भी भारत के मुसलमानों के मुद्दे पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं आजकल अपनी बड़ी ऐतिहासिक, जिसे कहा जा रहा है, अमेरिका की यात्रा पर। वहां बताया गया कि तमाम तरह के भोज उनके लिए आयोजित किए गए हैं और वो किस तरह से इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा। 2 बार वो संसद को, अमेरिका की संसद को एड्रेस करेंगे। वो सब तो चलिए अच्छी बात है, तो आप सुन ही रहे होंगे। लेकिन सबसे ख़ास बात ये हुई है कि पहली बार नरेंद्र मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 साल में। जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उनके साथ मिलकर नरेंद्र मोदी एक साथ एक मंच पर नजर आए और वहां पर आखिरकार वो तैयार हुए कि 2 सवाल लिए जाएंगे। दोनों राष्ट्राध्यक्षों से 2 सवाल लिए गए। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया। पहले से ही ये सवाल पूरे तरीके से वेल रिहर्स था। ये सवाल था भारत में मुसलमानों के हालात पर, कि किस तरीके से ये सवाल था। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा। सबरीना सिद्दीकी, उन्होंने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा, आप और आपकी सरकार, आप ही के देश में मुसलमान समेत दूसरे समुदायों के अधिकारों को बेहतर बनाने के लिए और जो बोलने की आज़ादी है उसको सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कुछ करने को तैयार हैं, कौन से कदम आप उठाने को तैयार हैं। मुझे लगा कि बहुत कोई ज़ोरदार सवाल भी नहीं था। अगर ये मौका मुझे मिलता तो शायद मैं नरेंद्र मोदी को गिनाती कि देखिए नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, ये चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर ये जुल्म हो रहे हैं आप ही के राज में भारत के मुसलमानों पर और बाकी कमज़ोर तबकों पर, और आप इसके लिए क्या अपने को जिम्मेदार मानते हैं। 9 साल में आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। लेकिन इस बहुत ही कमज़ोर सवाल का भी जिससे ज़्यादा और भी बहुत कमज़ोर तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया वो आपको हैरान कर देगा। मैं सोच रही थी कि यही सवाल, यानी कि नरेंद्र मोदी का भारत के मुसलमानों से क्या रिश्ता है, इसको लेकर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो बीबीसी की जो हालत की, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया। आप भारत में देख नहीं सकते। बीबीसी के दफ्तर पर रेड कर दी। भारत में जो पत्रकार ये सवाल पूछते हैं उनके ऊपर जो जुल्म ज़्यादती होती है, जेलों में उन लोगों को भेज दिया जाता है, धमकियाँ मिलती हैं। मेरे जैसे पत्रकारों को दिन रात सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन धमकियाँ मिलती हैं। लेकिन वहाँ पर वॉशिंगटन में नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में मजबूर से नजर आए कि इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। ये बिल्कुल मजबूरी में दिया हुआ जवाब है। एक लाइन में कहूँ तो नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पे ये कह दिया कि भारत में, भारत के मुसलमानों या किसी भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। नरेंद्र मोदी ने लंबा चौड़ा जवाब दिया और कहा कि भारत के जो डीएनए है, भारत की जो रग रग है, उसमें डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का एक मॉरल हाई ग्राउंड लेकर वो जवाब दिया और कहा कि देखिए डेमोक्रेसी काम करती है और तमाम लोगों को सबका साथ और सबका विश्वास, इस तरह से उन्होंने करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो जो उनका नारा है, उसको आगे बढ़ाया। और बहुत लंबा चौड़ा जवाब देकर सीधे तौर पे मैं कहूँ एक लाइन में तो उन्होंने ये कह दिया कि भारत के मुसलमानों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। यहाँ इस कार्यक्रम में मैं नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूँ, वो एक ऐसे 7 कदम, ऐसे 7 बिंदु जिनकी बुनियाद पे न सिर्फ कि नरेंद्र मोदी बल्कि पूरी दुनिया जान ले, अमेरिका की मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया ये बात जान ले कि इस तरीके से भारत के मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है। न सिर्फ कि मैं कहूँगी इनफॉर्मल तरीके से, न सिर्फ कि उन लोगों के ज़रिए जो कि भाजपा आरएसएस का पूरा एक समर्थन समूह, एक सपोर्ट नेटवर्क बनाता है, बल्कि ख़ुद कानून बनाकर, गैर कानूनी कानून बनाकर नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और आरएसएस ने किस तरह से भारत के मुसलमानों के साथ पिछले 9 साल में ज़्यादती की है, कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले लगातार आप ये देखिए कि 3 ऐसे कटाक्ष, ऐसे वार हुए हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, जो कि सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और भारत के मुसलमानों का जो एक बहुत ही जटिल रिश्ता है उसके बारे में सवाल कर रहे हैं। आपको याद होगा माय फ्रेंड बराक। सो नरेंद्र मोदीज़ फ्रेंड बराक, उन्होंने भी ऐसी बात कह दी कि नरेंद्र मोदी का, मैं कहूँगी एक तरह से दिल कहीं ना कहीं बिल्कुल छलनी हो गया होगा उनका सीना, कि क्यों माय फ्रेंड बराक ने ये सवाल कैसे पूछ दिया। तो CNN को एक इंटरव्यू में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का, हिंदू बहुसंख्यक है जो भारत देश,
उसमें जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। खासकर सवाल हो रहा था चीन और भारत पर, खासकर उन्होंने जवाब दिया भारत के ऊपर, कहा कि अगर मेरी नरेंद्र मोदी जी से बातचीत होती है तो मैं ये कहने की कोशिश करूंगा उनसे कि देखिए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा अगर आप नहीं करते तो ये मुमकिन है कि भारत में विभाजन बढ़े। विभाजन बढ़ने की बात की है उन्होंने, और साथ साथ ये कहा और ये भारत के हितों के भी विपरीत होगा। यानी सिर्फ कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि उन्होंने कहा कि इंडिया के इंटरेस्ट में भी ये नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा, बराक ओबामा इससे पहले 2015 में भी ये बात कह चुके हैं, जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा यहाँ पर आए थे भारत में, तब उन्होंने बातचीत के दौरान, जब माई फ्रेंड बराक के दौरान ही उन्होंने ये बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि भारत तब तक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता रहेगा जब तक देश एकजुट रहे और धार्मिक या किसी भी अन्य आधार पर अलग थलग ना हो। इसके अलावा जो बर्नी सैंडर्स हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर भारत के मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहा है कि जो बाइडेन को सवाल पूछना चाहिए। अब मैं जल्दी से आ जाती हूँ इस बात पर कि नरेंद्र मोदी से क्यों पूछना चाहिए था और क्यों द वायर आपको बताएगा कि ये 7 बिंदु हैं जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि भारत के मुसलमान दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित समूह है, मोस्ट ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड, उनमें से एक है। सबसे पहला बिंदु CAA NRC, जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर एक तरह से फॉर्मल तरीके से, आधिकारिक रूप से भारत की सरकार ने भारत के मुसलमानों को बताया कि कैसे उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। CAA के मुताबिक जो हमारे पड़ोसी देश हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देश, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ से हर धर्म का व्यक्ति वो एलिजिबल है कि यहाँ अप्लाई कर सकता है वो सिटीजनशिप के लिए, सिवाय मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। यानी आप कितने भी प्रताड़ित हो सकते हैं आप पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में, लेकिन भारत में आपके लिए, भारत की धरती पर और भारत के सीने में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो सीधे तौर पे ये बताया। NRC का मैं जिक्र करना चाहती हूँ। मैं अमित शाह का वो भाषण आपको याद दिलाना चाहती हूँ जब उन्होंने घुसपैठियों को दीमक की संज्ञा दी थी, और सीधे तौर पे ये निशाना किसी घुसपैठी पे नहीं था, ये भारत के मुसलमानों पे था कि किस तरीके से जो ध्रुवीकरण है उसकी राजनीति का इस्तेमाल करना चाहते थे। बंगाल चुनाव की बात है ये। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए आप, लव जिहाद या फिर एंटी कन्वर्जन लॉज। लगभग भारत में 1 दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां पर लव जिहाद के नाम पर एक तरीके से या दूसरे तरीके से कानून बन चुका है। सीधे तौर पर ये भारत के संविधान की अवहेलना है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए, ये कानून बन चुके हैं कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष किसी हिंदू महिला से शादी करता है तो सीधे उसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा, उसको लव जिहाद का नाम दिया जाएगा। और जिस तरीके से डीमोनाइज किया जा रहा है पूरे मुस्लिम पुरुष बरादरी को, ये लव जिहाद के जो कानून हैं, ये लव जिहाद का जो पूरा ये एंटी कन्वर्जन लॉज बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में आपने देखा कि कैसे मार मार के वहाँ के मुस्लिम दुकानदारों को भगाया जा रहा है वहाँ से, लव जिहाद की झूठी परिभाषा गढ़ के। पॉइंट नंबर 3, आर्टिकल 370 को हटाया जाना कश्मीर से। कश्मीर एक अकेला ऐसा राज्य था भारत में जो कि मुस्लिम बहुल राज्य था। वहाँ से किस तरीके से उस मुस्लिम बहुल राज्य को, उसकी पूरी पहचान, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक पहचान छीनकर पूरे राज्य को एक जेल में तब्दील करके उनसे तमाम अधिकार उन लोगों के छीन लिए गए, यहाँ तक कि अब वो राज्य भी नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। सीधे तौर पे एक मैसेज था भारत के मुसलमानों के लिए और उन लोगों के लिए, उन लोगों के फेवर में जो नरेंद्र मोदी को ऐसा करता हुआ देखना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4, जिस तरीके की नरसंहार की आवाज़ें हर तरफ से आ रही हैं, ये वो लोग हैं जो पूरा सपोर्ट नेटवर्क बनाते हैं नरेंद्र मोदी के लिए। हमने देखा किस तरीके से उत्तराखंड के हरिद्वार से बाकायदा पब्लिक मंचों से लाखों मुसलमानों की हत्या और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके बलात्कार की धमकियां दी गई, और उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी भी वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, उनमें ये क्रिमिनल्स, ये अपराधी उनमें भी भाग ले रहे हैं, इन गतिविधियों में अभी भी भाग ले रहे हैं। इसके बाद बात आती है किस तरीके से जो मुसलमानों का बॉयकॉट है, उनका कारोबारी और सामाजिक बॉयकॉट की सीधे कॉल्स, और ये कोई और नहीं दे रहा है, बाकायदा जो नरेंद्र मोदी की पार्टी के नेता हैं वो ये बात कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं जो VHP की मीटिंग में उन्होंने अक्टूबर के महीने में 2022 में, 1 साल भी इसको नहीं गुजरा है, बीजेपी के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा, उन्होंने बाकायदा ये कहा टोटल बॉयकॉट होना चाहिए मुसलमानों का। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों से सब्जियां खरीदने की, उनके स्टॉल से, और ये तमाम जो दुकानें हैं
मीट की दुकानें, ये इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं, इन सबको बंद कर देना चाहिए, बिना लाइसेंस के यहाँ पर चल रही हैं। और अगर इन लोगों को आपको सीधा करना है तो ये इसका पूरा सल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा, हल आपको ढूंढना पड़ेगा। हल ये है टोटल बॉयकॉट। नरेंद्र मोदी की पार्टी के सांसद धड़ल्ले से ये बात पब्लिक रैली में कह रहे हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक ख़ास धर्म के राजा के तौर पे नज़र आए। पहला ऐसा नज़ारा हमने देखा जब उन्होंने राम टेम्पल का उद्घाटन किया, राम मंदिर का उद्घाटन किया। उसके बाद हमने देखा, अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, हमने देखा किस तरीके से जो नई संसद का उद्घाटन हुआ। इन दोनों मौक़ों पर नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर बताया कि वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। जो गुणगान कर रहे थे वहाँ पर वो डेमोक्रेसी का, कह रहे थे हमारी रग रग में है, हमारे खून में है, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारी विरासत में है। मुझे याद आ रहा था अमिताभ बच्चन का वो गाना जब वो कह रहे थे कि आई डांस इंग्लिश, आई सिंग इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश। लगता था कि डेमोक्रेसी के लिए वो ऐसे ही कह रहे हैं कि आई ईट डेमोक्रेसी, आई स्लीप डेमोक्रेसी, आई वॉक डेमोक्रेसी, आई टॉक डेमोक्रेसी। लेकिन उस सब के बावजूद यहाँ पर इन दोनों मौक़ों पर हमने देखा कि वो एक हिंदू किंग की तरह नज़र आए। आखिरी बात और सबसे अहम बात कि किस तरीके से गैर कानूनी प्रक्रिया के तहत जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर और दुकान धड़ल्ले से गिराए जा रहे हैं। अभी भी मध्य प्रदेश में 10 दिन भी इस बात को नहीं गुजरे हैं, एक स्कूल को उसके ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया। कहीं भी कोई व्यक्ति दोषी पाया नहीं जाता, कोई कोर्ट में नहीं जाती बात, कोई किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है और अगले दिन सरकारी बुलडोज़र्स जाके, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या और भी जो बीजेपी शासित राज्य हैं, दिल्ली तक में ये करने की कोशिश की गई, वहाँ बुलडोज़र्स पहुँच जाते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कौन सा गवाह, कौन सी सबूत, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने पेश किया जाए जिससे ये पता चले कि वाकई भारत के मुसलमान प्रताड़ित हैं? तो क्या नरेंद्र मोदी ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने झूठ बोला कि धर्म और जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता भारत में? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।